नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल की योजना मेरा पानी मेरी विरासत की हर मंच पर तारीफ हो रही है। यही कारण है कि किसान भी इस योजना का बेहतर तरीके से लाभ ले रहे हैं। इस योजना में किसान 31 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में भूजल स्तर को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना खरीफ 2023 को लागू किया गया है, जो किसान धान की फसल के बजाय वैकल्पिक फसल जैसे कि मक्का, कपास, अरहर, अरंड, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोठ, उड़द, सोयाबीन व चारा व फल व सब्जी की काश्त करने पर 7,000 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिस किसान ने पिछले वर्ष खरीफ 2022 में धान लगाया था, लेकिन इस वर्ष खरीफ में खेत खाली छोड़ता है, तो वो भी इस स्कीम के लाभ का हकदार माना जाएगा। यदि किसी किसान ने पिछले वर्ष फसल विविधीकरण के अंतर्गत खरीफ 2022 में मेरा पानी मेरी विरासत के तहत पंजीकरण अगर अपना करवाया है, प्रोत्साहन राशि ली है और खरीफ 2023 में भी वो फसल विविधीकरण करता है, तो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ का पात्र माना जाएगा। योजना के अंतर्गत किसान हिदायतों के अनुसार वैकल्पिक फसल की बुआई करने पर ही 7,000 रूपए प्रति एकड़ प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 31 जुलाई 2023 तक पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जो किसान इससे लाभान्वित हुए, उन्होंने कैसे इस योजना का लाभ उठाया, चलिए आपको बताते हैं। सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को साझा किया है। मेरे पानी मेरी विरासत जैसी स्कीम आई है, उसका बहुत फायदा होगा किसानों को। अगर परंपरागत खेती को थोड़ा छोड़ें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं, तो जल भी बचेगा। तो मैंने उनको परंपरागत खेती को छोड़कर मैंने सब्जियां, पहले तो सबसे पहले मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने खेत के अंदर लगवाया, फिर मैंने उसके ऊपर सब्जियां उगाना चालू किया। तो जैसे हम टमाटर की फसल है, उसके ऊपर गर्मी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो हम अपने खेत में पहले हम जनवरी या 10 फरवरी तक टमाटर लगा लेते थे। तो पिछले साल बारिश की वजह से हमारा टमाटर 28 फरवरी को चला गया, तुरंत ही गर्मी 1 महीने पहले आ गई। तो उसका जैसे हमने मल्चिंग भी यूज की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर, तो जिसकी वजह से बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 1800 से 1700 क्रेट हमारे 1 एकड़ से निकली। वैसे 1200, 1100-1200 निकलती हैं। गर्मी के बावजूद इतना उत्पादन आया उसका। तो जो प्लस पॉइंट होया, एक परमात्मा की कृपा लगा लो, जो मर्जी लगा लो, एक रेट आया, काफ़ी भाव अच्छा मिला मार्केट से, 1000 रुपये क्रेट तक खेत में मिला। तो पिछले साल मैंने 1 एकड़ से 13 लाख रुपए का टमाटर सेल किया, जिसकी मैं ज़्यादा आभारी हूँ हरियाणा सरकार का। भाई उन्होंने मुझे टाइम पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराया। जो ये सब जगह अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं होता तो मैं इतनी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन 1 एकड़ से नहीं कर पाता। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर सीएम मनोहर लाल भी कई बार जानकारी देते नजर आते हैं और पानी को बचाने का संदेश देते हैं। मेरे प्यारे हरियाणा से जुड़े हुए मेरे क्रांतिकारी भाइयों बहनों, आप ये कहेंगे कि हमको क्रांतिकारी क्यों कहा है। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब भी कोई विशेष परिणाम लाने के लिए विशेष काम किसी विशेष उद्देश्य से और विशेष तकनीक से किया जाए, उसी को क्रांति कहते हैं। अपने देश में, दुनिया में बहुत क्रांतियां हुई हैं। जैसा हमने सुना होगा कि हरित क्रांति हुई अन्न को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही हमने सुना है कि श्वेत क्रांति हुई दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक गोल क्रांति हुई आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पीली क्रांति हुई तिलहन और दालों को बढ़ाने के लिए, नीली क्रांति हुई मछली पालन के लिए, भूरी क्रांति हुई खाद और चमड़ा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए,
बादामी क्रांति भी हुई इसी प्रकार से, ऐसे ही लाल क्रांति टमाटर को बढ़ाने के लिए हुई। और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं। और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं। तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं। हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है, और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं। अपने कुएं, अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते हैं। हमारा एक समय था परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे। तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि इस वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग, ये अंधाधुंध पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है। उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए, और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है। पानी का उपयोग बेहद ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि हमने सोचा कि पानी के उपयोग बेहतर कैसे करें। पानी हमारी विरासत है। सीएम ने कहा, मेरा पानी मेरी विरासत को चालू करने का कारण यही रहा कि पानी को कैसे बचाया जाए। सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी, ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन, ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना खास करके इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में।
और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं, आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में, और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए, 1,74,000 और 464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया, ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं हैं, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7,000 रुपए के हैं, 7,000 रुपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको जो आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया। लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं। कर्म करना ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ जो काम है वही है। हम कर्म करते जाएं, फल तो जिसको लेना होगा हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक फलदायी कार्य है, इसको हमको अपने आप को भी करना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कराना है। और हमने तो यहाँ तक कहा कि अगर, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि 3, 4 साल, 5 साल के चक्र में एक साल फसल न बोई जाए तो फसल की उपजाऊ जो शक्ति है वो बढ़ती है। आप अगर विविधीकरण से दूसरी फसल न भी बोएं, लेकिन धान की जगह की फसल को आप खाली भी रखते हैं तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और उसके बदले में भी हम 7,000 रुपया ये आपको देने वाले हैं। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। तो उस पर भी बहुत से जो हमारे बंधु हैं वो आ गए हैं। और अब हम चाहते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें, और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहां पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहां खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहां रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि पानी को बचाना है, पानी हमारी विरासत है। आने वाली पीढ़ी को ये विरासत हम सौंप सके, इसके लिए पानी बचाना बेहद जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डार्क जोन क्षेत्र के लिए सरकार काम कर रही है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण, जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहाँ पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहाँ 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है। और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा। और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। हम जरूर इसकी चिंता करें और चिंता करते हुए इस संकट में हम कहीं किसी प्रकार से फंस ना जाएं। तो इस नाते से आज मैंने जो बातचीत की है केवल उन बंधुओं से की है कि जिन्होंने इस
मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लिया है और भाग लेते हुए अपने इस उद्देश्यों को पूरा किया है। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि अपने इस काम को हम स्वयं भी करें और अपने जो पड़ोसी और किसान बंधु हैं उनको भी कहें कि पानी ये बहुत, जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले, इस एक संदेश के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर योजनाएं शुरू करते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री लोगों से फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं ताकि ये पता चल सके कि उनके क्षेत्र में काम कैसे चल रहा है। इसके अलावा अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका तुरंत निवारण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता ग्रुप के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के लिए स्वयं सहायता समूह की बड़ी भूमिका है और हमारा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह को लेकर जनसंवाद किया। इस दौरान महिलाओं के काम की तारीफ करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजीविका मिशन के माध्यम से इसका संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ऐसी बहनें, माताएं और बेटियां जो सामूहिक तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसी बहनों के साथ आज बात कर रहा हूं जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है, और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं, उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं,
कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है ये बहुत बड़ा योगदान है। इस सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि बैंकों से ऋण भी महिलाओं के लिए प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो अच्छी आमदनी ले सके। इस दौरान महिलाएं बचत भी करती हैं और उस बचत से दूसरी योजना भी शुरू करती है। आपको बता दें कि इस योजना का मकसद समाज में एक दूसरे का सहयोग करना भी है। सीएम ने इस दौरान एक कबीले का उदाहरण भी दिया और कहा कि गाँव में इस तरह का प्रयास बेहतर साबित हो रहा है। साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती हैं। कई बार तो समाज में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है। वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला। उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये दो टोकरियां रख दी और रख दी। उनका चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है। दो अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा। उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा। और उबंतु का मतलब मैं नहीं, हम है, नॉट आई, वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं, अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन, इनकम
ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक एक महीने की कई कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपया साल की आमदन है एक एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे ये जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वस्त किया कि इन तरह की योजनाओं की मॉनिटरिंग खुद मैं कर रहा हूँ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों से इस तरह से संवाद करते हैं और फीडबैक भी लेते हुए नजर आते हैं। कई तरह के उदाहरण भी मुख्यमंत्री पेश करते हैं ताकि और भी लोग इसे लेकर प्रेरित हो सकें। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।